शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम फॉरेन वाले पेज से। फॉरेन वाला पेज हम इसलिए देख रहे हैं ताकि हमारा जो पॉलिटिकल वाला मैप है, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप हमारा कवर हो सके। इसके साथ साथ में हमें यहाँ पर एक चीज़ और कवर करना है, कौन सी जगह विश्व में चर्चा में रही है या फिर न्यूज़ में रही है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे शख्स हैं जो कि न्यूज़ में रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर, यदि हम देखें तो ये दो चीज़ों को हमें देखना है। रही बात यदि हम जियोग्राफिक्स वाली लोकेशन की बात कर लें तो जियोग्राफी वाला जो मैप है उसको हम सेपरेट तरीके से डालेंगे, अलग से आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। और जियोग्राफी में आप जो भी चीज़ देखेंगे ना, वो यूपीएससी की तर्ज पर ही हम देखेंगे कि आखिर यूपीएससी ने किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाए गए थे, किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मोटे मोटे तौर पर मैप पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कल का वीडियो में नहीं डाल पाया था, कल सुबह से हॉस्पिटल जाना पड़ गया, फिर वहाँ से आया तो शादी में गया, मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। तो यही है कि आज हम दोनों दिनों का न्यूज़पेपर कवर करेंगे, कल का भी और आज का भी। तो आज का ये जो न्यूज़पेपर है वो 3 तारीख का है, 3 मई 2023 का ये न्यूज़पेपर है। यहाँ पर यदि हम देखें चर्चित व्यक्तियों में से कौन कौन रहे हैं तो ये देखिए, इन ए रेयर विजिट टू म्यांमार चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर मीट्स जुंटा चीफ। ठीक है, अब ये खबर आई है म्यांमार की, म्यांमार में पार्टिकुलर यंगून की। यहाँ पर क्या हम न्यूज़ देख रहे हैं कि चाइना अपने रिलेशन को अब थोड़ा सा म्यांमार की तरफ भी बढ़ा रहा है। म्यांमार से अपने रिलेशन बढ़ाने का मतलब ये है, आप एक तो ट्रेड के मामले में उससे जुड़ना चाहते हैं और दूसरा वर्ल्ड लेवल पर अपने आप को आगे ले जाना, कि हो सकता है कि हमारी मदद से यहाँ पर चुनी हुई सरकार फिर से जाए। चाइना यदि इस मामले में आगे आता है और इस चीज़ में कामयाबी हासिल कर लेता है तो जो बड़ी बड़ी पावर हैं, अमेरिका जैसी, रसिया जैसी, उनमें लिस्टेड हो जाएगा चाइना। तो ऐसी बहुत कम ही हम रेयर विजिट देखते हैं कि कोई व्यक्ति म्यांमार जा रहा है। तो यही हमको देखने को मिला है कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहाँ के आर्मी के चीफ से मिले हैं। जुंटा, जुंटा मतलब वहाँ अभी क्या है, सेना का शासन चल रहा है, वहाँ पर चुनी हुई सरकार नहीं रह गई है, यहाँ पर सेना का अभी शासन चल रहा है। तो जुंटा के जो चीफ हैं इनके साथ में ये मीटिंग रखे हैं। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने मीटिंग किया है किसके साथ, म्यांमार के जुंटा चीफ के साथ ट्यूसडे के दिन, ऐसा मिलिट्री का कहना है। तो मेकिंग हिम हाईएस्ट रैंकिंग चाइनीज ऑफिशियल टू मीट द कंट्रीज टॉप जनरल। तो कंट्री का टॉप जनरल व्यक्ति है और इधर से हाईएस्ट रैंकिंग वाला ऑफिशियल है चाइना का। और हम देख रहे हैं लगभग लगभग 2 साल हो चुके हैं, इसके बाद में हम इस प्रकार के रिलेशन देख रहे हैं। चाइना स्टैंड्स विथ म्यांमार ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। अब यहाँ पर चाइना का रुख हम किस प्रकार का देख रहे हैं कि चाइना म्यांमार के साथ में इंटरनेशनल स्टेज पर खड़ा हुआ है, ऐसा कहना है फॉरेन मिनिस्टर किंग गैंग का। तो जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं किंग गैंग, ये न्यूज़ में रहे हैं। क्यों न्यूज़ में रहे हैं? क्योंकि इन्होंने म्यांमार के सैनिक के जो प्रमुख हैं उनके साथ में मीटिंग रखी है। तो एक व्यक्ति का नाम हमें ध्यान में रखना है, किंग गैंग, या जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं। इसके बाद जो एक और न्यूज़ आ रही है वो केन्या से है। केन्या में जो दंगे फसाद चल रहे हैं तो यहाँ पर पुलिस को क्या है, टीयर गैस छोड़ने पड़ जा रहे हैं, आंसू के गोले उनको छोड़ने पड़ जा रहे हैं एज अपोजिशन स्टेजेस न्यू प्रोटेस्ट, क्योंकि अपोजिशन ने नया प्रोटेस्ट चालू कर दिया है। केनियन रियोट पुलिस फायर्ड टीयर गैस ऑन अपोजिशन एमपीज ड्यूरिंग ए न्यू राउंड ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। तो यहाँ पर जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे जो कि अपोजिशन के एमपीज लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस एंड लास्ट ईयर डिस्प्यूटेड इलेक्शन। पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था वो सही नहीं था, उसमें विवाद था।
तो जो टीयर गैस के कैंसर हैं ये लॉन्च किए गए थे मेंबर ऑफ अपोजिशन लीडर राइला ओडिंगास एमियोजो ला उमोजा कोइलेशन नियर प्रेसिडेंट विलियम राउटोस ऑफिस इन नैरोबी। तो यहाँ पर आज जो चर्चा में स्थान रहा है वो रहा है नैरोबी। क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट और अपोजिशन की पार्टी की तरफ से। अगली वाली जो जगह है जो कि चर्चा में रही है वो है युगांडा। ठीक है, प्रेसिडेंट की याचिका के बावजूद युगांडा के एमपी ने पास कर दिया है एक ड्राफ्ट को जो कि वहाँ के जो गे लोग हैं, ठीक है, उनके खिलाफ में जाता है, उनके अधिकारों के खिलाफ में जाता है ये विधेयक। युगांडा की पार्लियामेंट ने पास कर दिया है एक ड्राफ्ट ऑफ एंटी गे लेजिस्लेशन। एक विधेयक बनाया जा रहा है जो कि गे लोग हैं उनके खिलाफ में जाता है, उसका ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। इसमें हमें देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे ड्रैकोनियन प्रोविजन डिस्पाइट द प्रेसिडेंट्स कॉल टू रीवर्क एन अर्लियर वर्जन ऑफ द बिल। अब प्रेसिडेंट क्या कह रहा है कि आप इसको फिर से वापस लेके जाइए, पुराना वाला जो था वो ठीक था। सरकार का कहना है कि हमारे पास में खुद की एक कल्चर है जिसको हम प्रोटेक्ट करेंगे और ये जो पश्चिमी सभ्यता आप देख रहे हैं ये युगांडा में काम नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो समुदाय है जो कि कहना चाहिए पिछड़ा तबका है जिसके बारे में लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, इनके लिए यहाँ पर जो बिल लाया गया है वो इनके खिलाफ में है। इसलिए ये जो कंट्री है युगांडा वो न्यूज़ में रही है। अब हम सीधे चलते हैं युगांडा के मैप की तरफ में। तो ये रहा नक्शा, यहाँ पर आप देख सकते हैं युगांडा के बारे में। युगांडा की एक सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि युगांडा एक लैंडलॉक कंट्री मानी जाती। जैसे कि ये वाला मैप यदि आप देखते हैं, ठीक है, इसके साइड में जस्ट आप ये जो मैप देख रहे हैं इसमें युगांडा की लोकेशन कहाँ है? एकदम बीचों बीच। बीचों बीच हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। कोई भी सीमा इसकी ऐसी नहीं है जो कि समुद्र के साथ में टच होती है। इसलिए भी युगांडा एक इम्पॉर्टेंट कंट्री हमारे लिए हो जाता है। युगांडा कौन कौन से देशों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है? तो नॉर्थ की तरफ में हम जाते हैं तो सूडान पड़ता है। इसका जो पूर्वी हिस्सा है केन्या के साथ में टच होता है। नीचे की तरफ यदि हम जाएं तो तंजानिया पड़ता है और नीचे में ही साउथ में ही हमको रवांडा, ठीक है, और फिर इसका जो पश्चिमी वाला हिस्सा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो के साथ में काफ़ी लंबी बाउंड्री, कांगो और केन्या के साथ आप देख रहे हैं ना, काफ़ी लंबी लंबी बाउंड्री को ये शेयर कर रहा है। और ऊपर है एक कंट्री सूडान और नीचे हैं दो कंट्री रवांडा और तंजानिया। अब इसका जो बॉर्डर वाला एरिया है वहाँ पर हमको कुछ झीलें दिखाई दे रही, जैसे कि लेक अल्बर्ट, आधा हिस्सा युगांडा में और आधा हिस्सा कांगो में। ऐसे ही लेक एडवर्ड, कुछ हिस्सा युगांडा में और कुछ हिस्सा कांगो में। और वहीं यदि हम बात करें लेक विक्टोरिया की तो कितनी बड़ी झील है ये आप देखिए। यहाँ से पानी नील रिवर में होकर के जाता है, ठीक है, यहीं इसका पानी का सोर्स माना जाता है नील विक्टोरिया का। तो लेक विक्टोरिया भी कुछ हिस्सा युगांडा में है, कुछ हिस्सा इसका तंजानिया में है और कुछ हिस्सा हमको केन्या में देखने को मिलता है। तो लेक विक्टोरिया है, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब बात करें यदि हम युगांडा की कैपिटल की तो ये देखिए बड़े गोले से इसको दर्शाया गया है कंपाला, लेक विक्टोरिया के किनारे ये लोकेटेड है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ महत्वपूर्ण सिटीज़ हमको देखने को मिल जाएंगे, जैसे पोर्ट मसाका, मबरारा, जिंजा, बेल, मोरोटो, सोरोटी, लीरा, गुलू, ओरा, फोर्ट पोर्टल, कंपाला। तो ज़्यादातर जो आज हम न्यूज़ देखे हैं वो कंपाला से रिलेटेड देखे हैं। इसके बाद हम आते हैं इसके फिजिकल वाले मैप की तरफ में। तो यहाँ पर से और भी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं कि कौन सा एरिया ऐसा है जो उसका हाईलैंड के अंतर्गत आ जाता है, कौन सा एरिया ऐसा है जो मैन मैदान वाला है। तो यहाँ से आप जो ग्रीन कलर देख रहे हैं ना, ये माउंटेन वाला एरिया होता है। इसका जितना डार्क ग्रीन कलर आप देखेंगे ये उतनी ही ज़्यादा इसकी हाइट को बताता है।
ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से हम देखते हैं कि काफ़ी सारी झीलों को यहाँ पर कवर किया गया है। इसके अलावा जो नाइल रिवर है उसकी और जो सहायक नदियाँ हैं वो भी यहाँ पर अच्छे से दर्शाई गई हैं। जैसे कि जब हम साउथ सूडान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नील रिवर को वाइट नाइल के रूप में जाना जाता है। अब ये अल्बर्ट नाइल के रूप में जाना जाता है किसको? नाइल रिवर को। कहाँ पर? युगांडा में। ये अल्बर्ट नाइल है, ये इसकी सहायक नदी हो गई। एक और सहायक नदी कौन सी है? अचवा रिवर। इस प्रकार से होते हुए ये, ठीक है, यहाँ से होकर के गुजर रही है और ये लेक अल्बर्ट में अपने पानी का सोर्स ले रही है। ठीक है, लेक अल्बर्ट से होते हुए देखिए आप, अल्बर्ट नाइल इसको बोल रहे हैं हम। फिर यहीं से ये घूम गई है मुर्चिसन फॉल्स नेशनल पार्क से होते हुए। ठीक है, ये रिवर अब किधर घूम गई है? मुर्चिसन फॉल्स नेशनल पार्क पड़ रहा है, यहाँ से होते हुए लेक कवानिया होकर के कहाँ चले गई है ये आप देख रहे हैं विक्टोरिया नील, लेक विक्टोरिया में से ये पानी का सोर्स बना ले रही। मतलब देखा जाए तो लेक विक्टोरिया से होते हुए कहाँ पर गई है? लेक कोएगा। फिर ये वाला जो छोटा सा हिस्सा आप देख रहे हैं लेक क्वानिया का है। फिर यहाँ से एक सोर्स तो ये लेक अल्बर्ट का यहाँ से हो जा रहा है, एक बार यहाँ से मिल रही है, और एक सोर्स इसका जो है ये यहाँ का हो गया है। तो लेक अल्बर्ट में हम देखते हैं दो जगह से ये रिवर मिलती है। फिर यहाँ पर एक और नेशनल पार्क हमको देखने को मिलता है। ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं डाउन वाला हिस्से का, मतलब यहाँ पर का जो लैंड है वो गहराई में है, किबले फॉरेस्ट नेशनल पार्क। और ये जो डाउन वाला हिस्सा कहाँ पर है? हमको लेक अल्बर्ट के किनारे यदि आप जाएंगे तो यहाँ पर कम हाइट वाला एरिया हमको देखने को मिलेगा। फिर माउंट स्टैनली में हमको इसकी पीक देखने को मिलती है। यहाँ पर आप डार्क ग्रीन कलर भी देख रहे हैं। यहीं पर नेशनल पार्क भी स्थित है, किबले फॉरेस्ट नेशनल पार्क। और युगांडा से ही होते हुए हम देख रहे हैं इक्वेटर होकर के गुजर रही, भूमध्य रेखा होकर के गुजर रही है, और ये लेक विक्टोरिया से होकर के भी गुजरती है। अब जो छोटी सी झील हम देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि केटोंगा रिवर है, ये केटोंगा रिवर लेक विक्टोरिया को जोड़ रही है, लेक एडवर्ड को जोड़ रही है, और बीच में लेक जॉर्ज पड़ जाता है। और यहाँ का हिस्सा तो हम देख ही चुके हैं। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो इंडियन लेबर लॉ से रिलेटेड है एंड उसका इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या असर पड़ा है। आपने देखे हैं कि हमारे देश के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, पार्टिकुलरली आप बीजेपी से रिलेटेड राज्यों की बात करेंगे तो वहाँ पर जो लेबर लॉज है ना, उनमें कुछ कटौती की गई है। पार्टिकुलरली देखा जाए लेबर लोगों के हिसाब से, वर्कर के हिसाब से देखा जाए तो उनके अधिकारों में तो कटौती ही हमको देखने को मिली है। जैसे कि 8 घंटे की ड्यूटी को आप 12 घंटे बना दे रहे हैं। अब आप सोचिए 8 घंटे प्राप्त करने के लिए, 8 घंटे का अधिकार प्राप्त करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ गया, तब जाकर के ड्यूटी 8 घंटे की हुई है। उसको आप 12 घंटे कर दे रहे हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि 8 घंटे से वो 12 घंटे ड्यूटी करे। सुबह 8 बजे जा रहे हैं, रात के 8 बजे आ रहे हैं, मतलब उसका पूरा दिन और रात भी चली गई। इसलिए 12 घंटे की ड्यूटी जो है कोई भी नहीं करना चाहेगा। तो इस प्रकार से हम इंडियन लेबर लॉ में रिफॉर्म्स देखते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने क्या काम करी, बहुत सारे जो नियम कानून बनाए गए थे इंडियन लेबर लॉ से रिलेटेड, उनको एक 4 लेबर कोड में चेंज कर दी है। एक काम तो ये हुआ ही है, लेकिन यहाँ पर भी जो लेबर के अधिकार है ना वो कम कर दिए गए थे। जैसे कि लेबर लोग अपनी मांग को मनवाने के लिए क्या काम करते हैं, हड़ताल करते हैं। तो हड़ताल के भी जो अधिकार है उसको आप लिमिटेड कर दे रहे हैं। कहीं पर किसी वर्कर का शोषण हो रहा है तो उसका विरोध करने के लिए कभी वो हड़ताल करते हैं, कभी उनको लगता है कि नहीं हमें पेमेंट कम मिल रहा है, सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए, उसको लेकर के वो हड़ताल करते हैं। ये चीज़ हम आज से नहीं देख रहे हैं, ये हम जब अंग्रेज़ों का हमारे यहाँ पर शासन था उस टाइम से ही हम देख रहे हैं।
अंग्रेज़ों के टाइम में भी हम देखते हैं गांधी जी ने अपनी बात को मनवाने के लिए मज़दूरों के साथ में भूख हड़ताल किया था। तो सरकार का कहना है देखिए हम 8 घंटे से 12 घंटे कर रहे हैं ताकि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ आएँ। कंपनियाँ चाइना नहीं जाएंगी, हमारे देश में आएंगी और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा। लेकिन खाली आप वर्करों का शोषण करके इन्वेस्टमेंट को नहीं ला सकते। इसलिए नहीं ला सकते हैं क्योंकि कोई भी कंपनी यदि यहाँ आ रही है तो वो बहुत सारी चीज़ों को देखती है। आप खुद सोचिए, यदि आप कोई एक बिजनेस करना चाहते हैं तो कौन सी जगह को आप चूज़ करेंगे? आप ऐसी जगह देखेंगे जहाँ आपको ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, आपका माल, आप वहाँ माल को आसानी से ला सकें, ले जा सकें। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपको मार्केट बढ़िया मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं खाली प्रोडक्ट बनाते जा रहा हूँ लेकिन वो प्रोडक्ट बिके ही ना। दूसरे नंबर की बात यह है कि मैं जो चीज़ें बना रहा हूँ वो सस्ती बने। सस्ती कब बनेगी? जब मुझे लेबर सस्ते में मिलेंगे, लेबर कॉस्ट मेरा सस्ता रहेगा, मैं मास प्रोडक्शन करूँगा। मेरे पास यदि स्किल्ड लेबर है, ठीक है, स्किल्ड यदि लेबर है तो मुझे उतनी ज़्यादा ट्रेनिंग देने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बिजली सस्ती चाहिए। ये सारी चीज़ें इंडिया में होना चाहिए, तब जा कर के जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर आएंगी। इसके अलावा इतने सारे जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं किसी भी कंपनी को इंडिया में खोलने के लिए, उनको भी कम करने की ज़रूरत है, उनको सब ऑनलाइन करने की ज़रूरत है। तो तमिलनाडु की असेंबली में हम देखते हैं कुछ अमेंडमेंट हो रहे हैं फैक्ट्री एक्ट में, कुछ संशोधन किए जा रहे हैं वहाँ के फैक्ट्री एक्ट में। तो ये पहला पीस ऑफ लेजिस्लेशन है जिसको पास किया गया था तमिलनाडु की असेंबली के द्वारा। इससे अमेंडमेंट हो जाता है फैक्ट्री एक्ट 1948 में। सरकार ने ऐसा करी है ताकि जो वर्किंग हावर है 8 घंटे से 12 घंटे किया जा सके। फिर इसी प्रकार का पीस ऑफ लेजिस्लेशन हम देखते हैं कि कर्नाटका की असेंबली पास की थी, कुछ महीना पहले की ही बात है। फिर मई के महीने में, ठीक है, मई डे सेलिब्रेशन की जब बात आती है, चेन्नई में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने अनाउंसमेंट किया था कि हम जो कानून बनाए थे उसको वापस ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो आप वापस ले रहे हैं ये टेम्पररी रूप से आपने होल्ड कर दिए हैं। ऑन फर्दर एक्शन ऑन द बिल के ऊपर आप कोई आगे एक्शन नहीं ले रहे हैं। ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि अपोजिशन का विरोध हो रहा था। इसके अलावा जो ट्रेड यूनियंस हैं ये लोग भी विरोध कर रही थी, इसलिए सरकार को ऐसा कदम उठाना पड़ गया। आप खाली लॉ में चेंजेस करते जा रहे हैं और आप समाज से बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं। जिनके लिए आप कानून लाए हैं आपको पहले उनकी आवाज़ सुनना चाहिए कि वो लोग क्या चाहते हैं। तो 8 घंटे का जो वर्किंग डे है ये अडॉप्ट किया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1919 में। ये बहुत बड़ी जीत मानी जाती है वर्करों की, ट्रेड यूनियंस की, हु हैव हैड टू स्ट्रगल ओवर द ईयर, जिन्होंने इतने साल तक संघर्ष किया। तो आखिर ऐसा सरकार चाहती क्यों है? द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू हाउस इन्वेस्टमेंट। सरकार चाहती है कि हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। बाय ट्रांजिशनल कॉरपोरेशन, भारत से बाहर की जो कंपनियां हैं वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करें। किसके माध्यम से? सप्लाई चेन्स के माध्यम से। हमारे यहाँ की जो कैपेसिटीज़ है मैन्युफैक्चरिंग की वो बढ़े। इसके अलावा भी क्या है, ये सरकारें जो है इंसेंटिव उनको प्रोवाइड करती। इस प्रकार के जो चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं ये चेंजेस केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए लेबर कोड में भी हमको देखने को मिलते हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019-20 में पास किया था। इसी के चलते चलते जो लेबर प्रोटेक्शन का आर्किटेक्चर है ना वो कमज़ोर हुआ था। इसके अलावा लेबर लोगों की जो बार्गेनिंग की पावर है वो कम हुई थी, देयर बाय इफेक्टिव कर्टेलिंग देयर एक्चुअल ऑपरेबिलिटी। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो एक्चुअल ऑपरेबिलिटी है आपने उसको कट कर दिया था। यहाँ पर क्या चीज़ मिस हो जा रहा है? तो यहाँ पर आप कंसल्टेशन नहीं ले रहे हैं, कंसल्टेशन आप वर्कर से नहीं कर रहे हैं, आप उनको इग्नोर कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मिस हो जा रही है।
यदि आप लेबर लोगों के साथ में बातचीत करते तो शायद ऐसा नहीं होता। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट को लेकर के, तो हम देख रहे हैं एप्पल ने ओपन किया था अपना पहला 2 रिटेल स्टोर, कहाँ, इंडिया में, मुंबई और दिल्ली, 2 जगह पर खोला था। और इनमें उपस्थिति हम देखे थे, एप्पल के जो सीईओ हैं वो यहाँ पर उपस्थित थे इस इंडिया में। तो यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। इसका मतलब ये हो गया है कि इस जो ब्रांड है इसका बिजनेस प्रॉस्पेक्ट इंडिया में कैसा हो रहा है, तेज हो रहा है। यहाँ पर बुलिशनेस वर्ड यूज़ किया गया है। बुलिशनेस का मतलब होता है तेजी आना। इसका मतलब ये हो गया है कि इंडिया अब चाइना के बराबर पहुंच गया है। जैसा पैरेलल इन्वेस्टमेंट चाइना में आ रहा है वैसा ही हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया था। अब वहीं यदि हम इसके सप्लायर की तरफ से देखें, ठीक है, इसके जो सप्लायर हैं वो इसको इंसेंटिवाइज करते हैं आर्टिफिशियल कंपटीशन। इसके अलावा वाइल रिटेनिंग द फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑपरेट अक्रॉस कंटेंडिंग जियोग्राफिक्स एंड फीडिंग ऑन कंज्यूमर्स टेस्ट हु व्यू द पोजेशन ऑफ इट्स डिवाइसेस एज ए स्टेटस सिंबल। कुल मिलाकर के इसके जो सप्लायर लोग हैं वो इसको एक इंसेंटिव आई के रूप में देख रहे हैं, एज ए आर्टिफिशियल कंपटीशन के रूप में। ठीक है, ओरिजिनल नहीं, आर्टिफिशियल कंपटीशन आप देख रहे हैं। अब मेनलैंड चाइना एज ए टेम्पलेट के रूप में देखा जा रहा है। मेनलैंड चाइना की यहाँ पर बात करी जाती है। यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं अप्रैल के महीने में। may seem separate but from labor centric perspective it is only rational to spot the connection। यहाँ पर हम स्पॉट कर सकते हैं कि क्या कनेक्शन हो रहा है। इंडिया क्या काम कर रहा है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चला रहा है। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम चला रहा है। मतलब कि आप प्रोडक्शन करिए, हम आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए बहुत सारा पैसा सरकार इंसेंटिव के रूप में खर्च करती है। इसके अलावा सरकार ज़्यादा से ज़्यादा चाहती है कि हमारे इंडिया में ही चीज़ों को बनाया जाए, भले ही वो कोई फॉरेन कंपनी क्यों ना बनाए। इन सब पहलों के अंतर्गत सरकार ये सोच रही है कि हम चाइना जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बना है वैसे ही हम इंडिया को भी बनाना चाहते हैं। तो सरकार ने सबसे ज़्यादा जो कोशिश करी थी वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करी थी। किस मामले में, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत। फिर देखा जाए तो जो एप्पल है हैज़ कम टू बी कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड। मतलब यदि हम देख रहे हैं कि हम कोई स्कीम लाए हैं, उसके अंतर्गत यदि एप्पल अपने यहाँ व्यापार कर रही है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो ये इसको गोल्ड स्टैंडर्ड आप मान सकते हैं। केंद्र सरकार बहुत सारी जो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ में भी कोऑर्डिनेशन का काम कर रही है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट में जो कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया। नॉट वर्कआउट कॉमन स्ट्रेटजीज टू कैपिटलाइज द कंपनीज डाइवर्सिफिकेशन प्लान अवे फ्रॉम चाइना। कंपनी का ध्यान कहाँ से भटकाना है, चाइना से भटकाना है। कहाँ लेके आना है अपन को, इंडिया लेके आना। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों साथ में काम कर रही हैं। आप काफ़ी लंबे समय से देखते हैं जो कि फॉक्सकॉन है ये स्टेबल हो गई है कहाँ पर, तमिलनाडु में। इनकरेजिंग द अदर ताइवानीज कंपनीज इन अदर सेक्टर एज वेल। और तमिलनाडु की सरकार चाह रही है कि और भी जो ताइवान की कंपनीज है वो अदर सेक्टर में हमारे राज्य में आकर के अपना प्लांट स्थापित करें। इसके बाद हम सीधे चलते हैं सेकंड एडिटोरियल की तरफ में। और जो सेकंड एडिटोरियल आप देख रहे हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल पावर के बारे में बात करता है। आर्टिकल 142(1) अनुच्छेद 142(1) के अंतर्गत बोला गया है सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के लिए, जस्टिस इंश्योर करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए जब उसको लगता है कि सरकार भी कुछ नहीं कर रही है तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आगे खड़ा होता है और वो न्याय को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी प्रकार का ऑर्डर पारित कर सकता है। इसको बोलते हैं स्पेशल पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
आर्टिकल 142(1)। इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया है कि ऐसी शादी जो कि कहना चाहिए आगे बिल्कुल भी नहीं चल सकती है, ज़बरदस्ती रिश्ते चल रहे हैं, बहुत लंबे समय से पति पत्नी साथ में नहीं रह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए किसी एक पर्सपेक्टिव की हम बात करते हैं, एक लड़का लड़की की शादी होती है, शादी के बाद साल 6 महीना लड़की रहती है और अपने मायके चले जाती है। अब मायके में रह रही है, वो आना नहीं चाहती है, गांव आना नहीं चाहती, शहर में उसको रहना है। बात आ जाती है धीरे धीरे सेपरेशन की, कि ठीक है यदि आपको नहीं आना है तो मत आओ, अलग रहो फिर। तो लड़की अलग रह रही है शहर में, लड़का रह रहा है गांव में, तलाक की बात आ गई है। जब तलाक की बात आती है तो फिर दोनों लोग सहमत होते हैं, ठीक है, कि चलो ठीक है हम रिश्ता को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। दोनों लोग सहमत हैं, इसके बाद भी उनको 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ जाता है। तो ये चीज़ गलत है यहाँ पर, कि पति पत्नी तो ऑलरेडी से राजी हैं, तो फिर क्यों 6 महीने का वेट करना। यही सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि यदि दोनों तैयार है तो इनको 6 महीने का भी वेट नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि पुराने हिसाब से यदि हम देखें, जो 6 महीने का टाइम दिया जाता था, वो टाइम इसलिए दिया जाता था, कोर्ट बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि ये जो रिश्ता है ना टूटे, क्योंकि एक बार यदि शादी हो गई, एक बार शादी टूट गई तो फिर लड़का मिलना मुश्किल और लड़की मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए चाहती है कोर्ट कि हो सकता है इस 6 महीने के दौरान में फिर से इनके बीच में कुछ बातचीत हो जाए, फिर से इनका रिश्ता चालू हो जाए। लेकिन एक नज़रिए से यदि आप ऐसे देखोगे ना कि यदि हम वाकई में अब जब शादी चल ही नहीं सकती है तो 6 महीने भी क्यों रुकना। सुप्रीम कोर्ट कह रही है आप हमारे पास आइए, हम आपको तलाक दे देंगे, और इसके लिए आर्टिकल 142(1) की पावर का इस्तेमाल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, ठीक है, इन एनी काज और मैटर, किसी भी मैटर के ऊपर ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सेड इट कुड यूज दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्क्रेशनरी पावर। इसको कौन सी पावर बोलते हैं? डिस्क्रेशनरी पावर बोलते हैं। इस डिस्क्रेशनरी पावर का इस्तेमाल करेगी और वो ग्रांट कर देगी डिवोर्स, तलाक दे देगी। क्यों? क्योंकि दोनों की म्यूचुअल कॉन्सेंट है, कपल्स की, क्योंकि ये गलत मैरिज में फंस गए हैं, इनकी मैरिज बिल्कुल नहीं चल सकती है। ये जो निर्णय दिया गया है, आपको जो है 18 महीना इंतज़ार नहीं करना है लोकल कोर्ट के द्वारा, ठीक है। इस चीज़ का अंत हो जा रहा है, किसी किसी में 6 महीने का वेट है, कहीं कहीं पर हमको 18 महीने का भी वेट देखने को मिल जा रहा है। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, ठीक है, 13B के अंतर्गत कहता है कि 18 महीने का आप वेट करिए, तो इस चीज़ का यहाँ पर अंत हो जाएगा। जो बेंच सुनवाई कर रही थी उसके हेड थे जस्टिस संजय किशन कौल। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? दैट लॉ ऑफ डिवोर्स बिल्ड प्रीडोमिनेंटली ऑन असेसिंग फॉल्ट फेल्स टू सर्व ब्रोकन मैरिजेस। जो टूटी हुई, जो शादी टूट चुकी है, ठीक है, जो शादी टूट चुकी है, अब क्या होना चाहिए? अब सीधे तलाक की ही बात आती है। अब लग रहा है कि बिल्कुल कोई होप ही नहीं बची है कि रिश्ता फिर से जुड़ जाए। पब्लिक इंटरेस्ट लाई इन रिकॉग्नाइजिंग दिस फैक्ट नॉट अपहोल्डिंग ए मैरिड स्टेटस रिगार्डलेस। और लोगों को ये लग रहा है कि ये जो शादी है मैरिड स्टेटस के लायक ही नहीं है, इसलिए जस्ट फिर तलाक एकदम अनिवार्य हो जाता है। अब सरकार देखिए, अब जो सुप्रीम कोर्ट है इरिवर्टेबल जो ग्राउंड है उसके आधार पर तलाक देने को लिए तैयार हो गई, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में ये यदि एक रीजन है तो उसमें तलाक नहीं दिया जाता। तलाक के भी बहुत सारे नियम कानून हैं, उसी के अंतर्गत ही तलाक मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ तो मेरे पास में कोई ठोस कारण होना चाहिए, जैसे कि ठीक है, लड़की को कोई ऐसी बीमारी जिसको वो कभी ठीक ही नहीं हो सकती है, या फिर किसी और के साथ में संबंध रहे हों,
और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं, तो कोई ठोस कारण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल आपकी शादी हुई है, फिर भी लग रहा है कि रिश्ते नहीं चल सकते हैं, उस कंडीशन में भी आप देख रहे हैं कि तलाक मिल सकता। और भी अच्छी बात यह है कि जो 6 महीने का वेट है उसको भी अब सुप्रीम कोर्ट हटा रही है। तो अपने जजमेंट में यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि डिवोर्स से रिलेटेड बताई जाती हैं। ग्रांट ऑफ डिवोर्स वुड नॉट बी ए मैटर ऑफ राइट, लेकिन आप तलाक को अधिकार समझ के सुप्रीम कोर्ट मत पहुंच जाइए। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, ठीक है। आप जो है थोड़ी सी सावधान बरतिए। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा ही कुछ हुआ और सीधे तलाक के लिए आप तैयार हो गए। बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ध्यान में रखा जाता है। आर्टिकल 142 का जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं मैट्रिमनी केसेस में, जैसे कि ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, ठीक है, पीरियड ऑफ लिटिगेशन, द टाइम द कपल हैज़ स्टेड अपार्ट, कितने टाइम से आप अलग रह रहे हैं, ठीक है, द नेचर ऑफ पेंडिंग केसेस एंड अटेम्प्ट्स एट रिकॉन्सिलेशन। यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है फिर से फ्रेंडली वो हो जाना। फिर से फ्रेंडली हो जाने का मतलब ये क्या है कि आप कितना प्रयास किए हैं कि दोनों आपस में मिल जाएं, अलग अलग ना रहें और तलाक की नौबत ना आए। द कोर्ट विल हैव टू बी सेटिस्फाइड दैट म्यूचुअल एग्रीमेंट टू डिवोर्स वाज नॉट अंडर कोएर्सन, और ये भी चाहती है कि जो म्यूचुअल एग्रीमेंट हो रहा है वो दबाव में नहीं होना चाहिए कि तलाक ही हो ही जाए। वहीं डिवोर्स के नंबरों की बात करी जाती है। हमारे यहाँ पर डिवोर्स के डेटा क्या कहता है। इंडिया की बात करें, जो वाइल डिवोर्सेस हैव डबल्ड इन नंबर ओवर द पास्ट 2 डिकेड, पिछले 20 साल में हम देख रहे हैं तलाक का जो लेन देन है डबल हो गया है। कितना हो गया है? डबल हो गया पिछले 20 साल में। द इंसिडेंस ऑफ डिवोर्स इज स्टिल 1.1%। तो डिवोर्स के जो इंसिडेंट हैं वो लगभग 1.1% है, विद दोस इन अर्बन एरियाज मेकिंग अप द लार्जेस्ट प्रपोर्शन। वहीं जो शहरी एरिया है यहाँ पर सबसे ज़्यादा तलाक हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन बट द डिवोर्स नंबर डू नॉट टेल द होल स्टोरी। डिवोर्स की जो संख्या है वो पूरी कहानी को नहीं बता रही। यहाँ पर बहुत सारी वुमेन है, पार्टिकुलरली गरीब तबके से, जो कि परित्यक्त कर दी गई हैं, छोड़ दी गई हैं, बेसहारा छोड़ दी गई हैं। तो ये चीज़ नहीं बताता है डिवोर्स का नंबर। 2011 की सेंसस ये बताती है दैट द पॉपुलेशन विच सेपरेटेड इज ऑलमोस्ट ट्रिपल द डिवोर्स नंबर। डिवोर्स कह रहा है कि दो ही तलाक हुए हैं, लेकिन अलग जो रहने वाले लोग हैं वो 6 हैं। कितना गुना है? 3 गुना है। इन ए कंट्री विच इज़ लार्जली पुअर, where gender discrimination is rife and many women are still not financially independent, the courts stress on care and caution। तो अभी भारत की कंडीशन क्या है? भारत की जो लार्जली पॉपुलेशन है अभी भी गरीबी में जी रही है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में जी रही है। कोर्ट का फोकस कहाँ पर होना चाहिए? केयर एंड कॉशन के ऊपर में होना चाहिए। हालांकि इस प्रकार से क्विकली जो आप डिवोर्स दे रहे हैं ये वेलकम वाला कदम माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं गुजरात सरकार की रेमिशन पॉलिसी से रिलेटेड। ठीक है, रेमिशन पॉलिसीज़ या फिर रेमिशन की जो पावर होती है एक राष्ट्रपति के पास होती है और एक राज्यपाल के पास होती है। राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि किसी की सज़ा को वो कम कर सकता है, ठीक है, या फिर फांसी की सज़ा को रोक लगा सकता है, तो वो सब रेमिशन पावर के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार की पावर गुजरात की सरकार ने अपने पास लेकर के आई थी एक कानून के माध्यम से, और इसी रेमिशन पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करके बिल्किस बानो के जो दोषी हैं उनको रिहा कर दिया गया था। इसके अंतर्गत आपको जितनी सज़ा है टोटल उतनी सज़ा काटने की ज़रूरत नहीं है। आपके कामकाज को ध्यान में रखते हुए
किया जा सकता है, आपको उस टाइम पीरियड से पहले रिहा किया जा सकता है। जैसे कि आपको उम्र कैद की सज़ा हुई है तो 14 साल पूरे होने के बाद आपको रिहा कर दिया गया। इस प्रकार के इंसिडेंट हम देखते हैं रिमिशन पॉलिसीज़ के अंतर्गत में। तो देखिए, बिल्किस बानो, गुजरात में जब दंगा हुआ था तो बिल्किस बानो के फैमिली के ऊपर अटैक हुआ था। ठीक है, बिल्किस बानो का रेप किया जाता है और भी उनकी फैमिली वालों की हत्या कर दी जाती है। सीबीआई इसकी जांच करती है। इसके बाद जो दोषी हैं उनको सज़ा सुनाई जाती है उम्र कैद की। इसके बाद अभी हम हाल ही में देखें गुजरात की सरकार ने क्या काम कर दिया, उनको रिहा कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, सही है तो क्यों सही है, क्या इस प्रकार से इनको छोड़ा जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था। तो गुजरात सरकार का 1992 का और 2014 का रेमिशन पॉलिसीज़ के बारे में यहाँ पर हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। गुजरात सरकार ने रिलीज़ कर दिया था जो 11 अपराधी हैं उनको 1992 की रिमिशन पॉलिसीज़ के अंतर्गत, एंड नॉट द पॉलिसी एडॉप्टेड इन 2014 विच इज़ इफेक्टिव टुडे। जिसको आप 2014 में अडॉप्ट किए थे वो आज के टाइम में इफ़ेक्टिव नहीं है। तो जो रीजनिंग है 1992 की पॉलिसी को यूज़ करने को लेकर के इज़ दैट सुप्रीम कोर्ट हैड डायरेक्टेड गुजरात गवर्नमेंट टू रिलाई ऑन द पॉलिसी दैट वाज इन इफेक्ट एट द टाइम ऑफ देयर कन्विक्शन इन 2008 अकॉर्डिंग टू द गुजरात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजकुमार। देखिए, आपने 1992 की पॉलिसी का इस्तेमाल करा। क्यों करा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया था कि गुजरात की गवर्नमेंट किसके ऊपर रिलाई करेगी, इस पॉलिसी के ऊपर रिलाई करेगी कि उस टाइम में कौन सी पॉलिसी आपके यहाँ पर चलती थी। इसलिए इन्होंने क्या काम करे थे, पुरानी वाली पॉलिसी के हिसाब से उनको छोड़ दिया था। गुजरात वाज फॉलोइंग ए रेमिशन पॉलिसी विच केम इनटू इफेक्ट इन 1992, इसलिए इसी पॉलिसी के अंतर्गत उनको रिहा किया गया था। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, टू डिसाइड अबाउट द रिलीज अंडर द 1992 पॉलिसी बिकॉज दैट वाज प्रिविलेंट व्हेन कन्विक्शन केम इन 2008, क्योंकि 2008 में जब ये घटना घटित हुई थी तो उस टाइम में ये पॉलिसी सही मानी जाती है। अब 2014 की एक पॉलिसी आई थी। 2014 की पॉलिसी क्या कह रही है, रेप और मर्डर के जो कन्विक्ट हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं छोड़ा जा सकता। और यहाँ पर हम गेम भी यही देख रहे हैं, 2014 की पॉलिसी का इस्तेमाल नहीं किया गया, 1992 की पॉलिसी का इस्तेमाल किया गया और उनको आज़ादी का अमृत महोत्सव के टाइम में छोड़ा जा रहा है। तो देखा जाए 1992 की जो पॉलिसी है वो काफ़ी लिबरल मानी जाती है। किन लोगों के मामले में उनको थोड़ी सी छूट दी जाती है जो अपराधी हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो सीआरपीसी की सेक्शन है इसका भी यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। लेकिन जो 1992 की जो पॉलिसी होती है वो क्लियर नहीं करती है स्टेट कितना योग्य है स्टेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मामले में। तो जो मेन डिफरेंस है 1992 और 2014 की पॉलिसी में कि वो जो फॉर्मर है इज़ नॉट डिटेल्ड वेयर द लेटर इज़ डिटेल्ड इन द टर्म हु इज़ एलिजिबल। 2014 की कह रही है किसके पास पावर है छोड़ने की कि नहीं है, लेकिन 1992 की पॉलिसी है क्लियर नहीं कर पाती है। तो जो बिल्कुल बानो से रिलेटेड चीज़ है अभी वो केस चल ही रहा है। देखिए, अभी इसके ऊपर अपन कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अभी फाइनल इसके ऊपर जजमेंट आया ही नहीं है। इसके बाद फ्रंट पेज से देखा जाए तो पेंशन स्कीम से रिलेटेड आया। देखिए, अभी सरकार नई पेंशन स्कीम लेकर के आई है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे आप जॉब में हैं,
जॉब में हैं तो जब आप रिटायर होंगे, रिटायर होने के बाद आपको एक मुश्त आपका पैसा मिलेगा जो पीएफ के रूप में कट रहा है। अब सरकार जो नई पेंशन स्कीम लेकर के आई है उसके अंतर्गत सरकार कह रही है जो आपको इकट्ठा पैसा मिलेगा ना, उसमें से आप हमारे पास जमा करिए, हर महीने आपका कटते जाएगा और उसी पैसा को हम फिर आपको पेंशन के रूप में देंगे। मतलब आपको जो एक मुश्त पहले मान के चलिए 100 रुपये मिलने वाला था, तो जब आप रिटायर होंगे तो वो 100 रुपये आपको नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। और इसके साथ साथ में सरकार अपना भी योगदान करेगी और आपको पेंशन देगी। अभी इसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई है ईपीएम पेंशन के लिए, 26 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आप कहीं पर जॉब करते हैं तो। इसके अलावा भी कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ें हैं उनको हम देख लेते हैं। रीजनल वाले पेज से यदि हम देखें ना तो दिल्ली से रिलेटेड तो उतनी ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखने को नहीं मिली है। एनजीटी से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, ठीक है। अभी लुधियाना में हाल ही में जो गैस लीक हुई थी और जिसके चलते चलते डेथ हुई थी, उससे रिलेटेड क्या है, एनजीटी ने एक पैनल का गठन किया है जो कि लुधियाना गैस लीक से रिलेटेड जो डेथ हुई है उसका जांच पड़ताल करेगा। इसके बाद स्टेट की यदि हम बात करें तो स्टेट के अंतर्गत पार्टिकुलरली हम उड़ीसा की बात करें, समर साइक्लोन अलर्ट इश्यूड इन 18 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो समर साइक्लोन के लिए उड़ीसा के 18 डिस्ट्रिक्ट में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उसने 18 डिस्ट्रिक्ट को अलर्ट के ऊपर रखा है ओवर ए पॉसिबिलिटी ऑफ साइक्लोन डेवलपिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन डेवलप हो रहा है और आज के टाइम में आप देखेंगे ना मौसम भी ठीक नहीं रह रहा है। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने ट्यूसडे के दिन, ठीक है, एक बैठक बुलाई थी जिसमें हाई लेवल की मीटिंग रखी गई और यहाँ पर बातचीत होती है अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ में और तैयारी का जायज़ा लिया जाता है। तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो समर साइक्लोन है जो कि बे ऑफ बंगाल के ऊपर बन रहा है, इसको लेकर के काफ़ी चिंतित है जिसका असर पड़ने वाला है उड़ीसा के ऊपर। तो इसमें जितने भी डिपार्टमेंट हैं जैसे कि एनडीआरएफ पार्टिसिपेट करता है, उड़ीसा की तरफ से डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स होता है और फायर सर्विस, इनको बोला गया है कि आप तैयार रहिए। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग के मामले में राज्य सरकारें कितना बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। तो कर्नाटका जो है मोस्ट इनोवेटिव स्टेट की कैटेगरी में रखा गया है मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से यदि हम देखें तो एक सर्वे किया गया था जिसके अंतर्गत इनोवेशन के मामले में मैन्युफैक्चरिंग जो फर्म्स हैं कितना बेहतर काम कर पा रही हैं, तो इस मामले में कर्नाटका ओवरऑल इनोवेटिव स्टेट के रूप में रखा गया है। इसके बाद किसका नंबर लगता है, दादरा एंड नगर हवेली, फिर दमन एंड दीव का, फिर तेलंगाना, फिर तमिलनाडु। मतलब देखा जाए तो साउथ वाले जो स्टेट हैं ज़्यादातर इसमें टॉप किए हैं। तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये हाईएस्ट शेयर माना जा रहा है इनोवेटिव फर्म्स का। कितना शेयर है, तेलंगाना का 46% है, कर्नाटका का 39 और 31 है तमिलनाडु का। फिर इसके बाद उड़ीसा, बिहार एंड झारखंड का नंबर आता है जो कि लोवेस्ट शेयर है इस प्रकार की किसी भी फर्म का। जैसे कि उड़ीसा का कितना 12, बिहार का 13, झारखंड का 13.1, 13.47 है बिहार का और उड़ीसा का है 12.78। तो किस राज्य में कितनी इनोवेटिव फर्म्स हैं, इस मामले में 3 स्टेट टॉप में, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। लगभग 8,000 फर्म्स का यहाँ पर सर्वे किया गया था। ज़्यादातर इनमें से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस थी। नाइदर मेड एनी इनोवेटिव प्रोडक्ट नॉर बिजनेसेस प्रोसेस इनोवेशन ड्यूरिंग द सर्वे पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2017 से लेकर के 2020। 3/4 हिस्सा लगभग ऐसा है 8,000 कंपनियों में से, ठीक है, इनमें से ज़्यादातर माइक्रो, स्मॉल या मीडियम थी, इन्होंने किसी प्रकार का इनोवेटिव प्रोडक्ट नहीं बनाया है।
ना ही बिजनेस प्रोसेस यहाँ पर हमको देखने को मिली है इनोवेशन की 2017-2020 के बीच में। फिर भी लगभग 80% उनमें से ऐसी हैं दैट डिड रिपोर्टेड सिग्निफिकेंट गेन्स सच एज एक्सपांडिंग मार्केट। 80% हिस्सा हम ऐसा देख रहे हैं जहाँ पर मार्केट में एक्सपांडिंग मिला है। इसके अलावा प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसमें गिरावट हमको देखने को मिली है। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे का एक हिस्सा था ये जितनी भी फाइंडिंग आपको दिखाई दे रही हैं। एक जॉइंट स्टडी है जिसको किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ में यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, टू इवैल्यूएट द इनोवेशन परफॉर्मेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर इन इंडिया।